कह रही थी कि ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि ये मुल्क कभी भी आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ सकता है जब तक आप मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में संजीदगा नहीं होगे और मुसलमानों को तालीम के अंदर आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था और मेरी नज़र उस बालकनी के अंदर गई तो पिछले साल यही अक्टूबर 2022, अगर आप याद करेंगे तो पूरा 1 साल हो गया है, हम चर्चा इस बात के ऊपर कर रहे थे इस देश के अंदर अगर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाएगी तो वो हिजाब पहनकर जाएगी या नहीं जाएगी, इसके ऊपर फैसला हो रहा था। और मुझे खुशी हो रही थी इतनी सारी बच्चियों को हिजाब में देखकर। एक पैगाम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये था कि हम अपने हक़, अपने हुकूक़ की लड़ाई हम जमहूरी तर्ज के ऊपर लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। कितनी भी रुकावटें बार बार जो हमारे सामने आज लाई जा रही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट सेशन के अंदर मैंने हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मृति ईरानी जी को पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल किया था। उन्होंने मुझे जवाब दिया है, आदरणीय श्री सैयद इम्तियाज़ जलील जी, प्लीज़ रिफर टू द मैटर रेज्ड बाय यू अंडर रूल 377 इन द लोक सभा रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर क्लासेस 1 to 8 अंडर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एंड पढ़ो परदेश स्कीम फ्रॉम 2022 to 23। उन्होंने जवाब दिया है और इतना खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने एक तरीके से हमको ये बता दिया है कि हम कुछ नहीं देने वाले हैं तुम्हें। कितने खूबसूरती से जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, आपको स्कॉलरशिप हम इसलिए बंद कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की कि दूसरे सारे स्कीम्स है, दूसरे डिपार्टमेंट्स अलग अलग चला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से दूसरे डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। पढ़ो परदेश की स्कीम के बारे में उन्होंने इतने खूबसूरती से ये बताया है कि हमने ये स्कीम इसलिए बंद कर दी है कि हमने बैंकों को ये कहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं विदेशों के अंदर जाकर, तो हमने बैंकों को कहा है कि बहुत आसान तरीके से, बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर माइनॉरिटीज़ के बच्चों को लोन दे दे। हकीकत क्या है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी आसानी से बैंक आज आपको लोन दे देते हैं, कितनी आसानी से बैंक्स कम इंटरेस्ट के अंदर आपको एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है मेडिकल के लिए, कोर्सेज के लिए यकीनन कुछ फंड देता है, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं पता है, सरकारों को ये पता नहीं है, एक मेडिकल की फीस भरने के लिए 20 लाख से 30 लाख रुपए देना पड़ता है और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन देता है लोन तो कितना, महज 5 लाख रुपये देता है। और वो 5 लाख रुपये ऐसे ही नहीं देता है, उसके लिए कंडीशन है कि गवर्नमेंट का कोई गारंटर चाहिए। कौन गारंटर दे रहा है कि कोई एक रिक्शे वाला अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, कोई एक मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कौन गारंटर दे रहा है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई साइन नहीं दे रहा है, कोई गारंटर नहीं दे रहा है आपको, तो आप कोलैटरल सिक्योरिटी लेकर आइएगा। यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप कुछ जायदाद उनके पास, बैंक के पास जमा करिएगा। ये लोन इम्तियाज जलील या हम जो बैठे हैं हमारे लिए नहीं है। वो लोन एक मजदूर का बच्चा अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला पढ़ाना चाहता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दे। हर एक की किस्मत मैं नहीं समझता हूं कि पठान साहब जैसी रहती है, क्योंकि पठान साहब जिस दौर के अंदर आप थे उस दौर में और आज के दौर में जमीन और आसमान का फर्क है। उस दौर के अंदर इंसानियत जिंदा थी, आज मोदी हमें मारने के लिए निकला हुआ है। यह हकीकत हमें कहीं ना कहीं कबूल करनी चाहिए। और ऐसी हकीकत के अंदर अगर आज इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो यकीनन मुझे खुशी इस बात की, आज हमारे बीच में मखदूम फारूकी साहब को मैं देख रहा था
एक डॉक्टर रफीक ज़करिया इस शहर के अंदर आता है तो हजारों हमारी बच्चियां कैसे तालीम हासिल करती है, उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो औरंगाबाद शहर में एक रफीक ज़करिया की दूरंदेशी थी कि मैं मुस्लिम बच्चियों के लिए, माइनॉरिटीज की बच्चियों के लिए एक सेपरेट कॉलेज खोलूंगा। हमें मालूम है कि अगर वो कॉलेज अगर आज नहीं रहता तो शायद बच्चियां आज को एजुकेशन नहीं लेती, क्योंकि को एजुकेशन लेना है तो कंडीशन डाल दिया गया है, तुम बुरखे में नहीं आ सकती है, तुम हिजाब में नहीं आ सकती है। वही कॉलेज है जिसकी वजह से आज हजारों बच्चियां तालीम हासिल कर रही है। दूसरी बात यह है कि यहां पर अकरम साहब, इकराम साहब बैठे हुए हैं, फॉर्मर इनकम टैक्स के कमिश्नर है। इनकी जद्दोजहद है कि वक्फ की जमीनें अगर हमें मिल जाती है तो हम वहां पर कोई ताजमहल नहीं बनाना चाहते हैं, हम वहां पर तालीमी इदारे खड़े करना चाहते हैं। लेकिन इकराम साहब, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूं, हम भी उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। पिछले 4 सालों के अंदर फौजिया मैडम भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उन जमीनों को वापस हासिल करने के लिए, उसमें ताकि वो जमीन हम आप जैसे लोगों को दे और आप पूना में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़े करें। लेकिन दिक्कतें क्या है, आपको भी मालूम है, ये सब बर्बाद हुए हैं तो कोई गैरों ने नहीं बर्बाद किया है, अपनों ने ही बर्बाद किया है। इसे लूटा अपनों ने ही लूटा, और इन्हें वापस लेना इतनी आसान बात नहीं